राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आज हमारे प्रैक्टिस सेट 35 पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, धीरे धीरे हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हमारे सिलेबस में, और पिछले 34 जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें काफ़ी सिलेबस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आगे भी इसी तरह से कवर करते रहेंगे। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक आपको हम कोशिश करेंगे कि लेकर के जाएं, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक एक वीडियो को कई कई बार पढ़िए, सुनिए उसको कहानी की तरह, और व्याख्या पर फोकस कीजिए, और संभव हो तो इनके अपने नोट्स भी बना के रखिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, कल का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसमें स्थापत्य शुरू हो चुका था, तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में स्थापत्य से शुरुआत होगी और फिर मुगल कालीन चित्रकला तक आगे जाएगा, फिर ये चित्रकला का और आगे जाएगा, फिर उसके बाद साहित्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुगल काल में कला और साहित्य से बहुत प्रश्न आते हैं, ये लोग हम देख चुके हैं। हम लोग ये पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उनके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि मुगल कालीन कला और स्थापत्य में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है वो एंशिएंट पर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन उनका जो मेडिवल और मॉडर्न पार्ट है ये थोड़ा वीक रह जाता है, तो हमें अपने बराबर बैलेंस बना करके स्टडी करना है। तो इनमें तस्वीरों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे तमाम जो हमारी इमारतें हैं। जैसे कि मैंने कहा था, स्थापत्य को हम थोड़ा सा अगर उनकी चित्रों के माध्यम से समझ जाएं तो और अच्छे से हो जाता है। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? यहाँ पर 4 इमारतें हैं, इन 4 इमारतों में से आपको बताना है कि इनमें से किसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। यानी कि 3 इमारतें हैं जिनका निर्माण अकबर ने कराया था, बाकी 1 इमारत ऐसी है जिसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जो है वो 18 फरवरी सुबह 8:30 बजे से शुरू हो रहे हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आने वाली और नई वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि याद रखिएगा जो सिंसियर बच्चे होते हैं वे पहले से अपने आप को तैयार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी आएगी फॉर्म भरा जाएगा उसी के बाद आप अपने आप को तैयार करेंगे। तैयारी जितनी पहले से करते रहेंगे कंपटीशन में आप उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए बैच 12 महीने चलते हैं। तो नया बैच जो है, एक तो जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो संडे को होगी 16 फरवरी को, और 18 फरवरी से हम सुबह 8:30 बजे से नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो टीजीटी के लिए जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन इतिहास और पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए 2 क्लास होंगी, सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का जो है पॉलिटिकल साइंस होगा, और 8:30 से 10 बजे तक का इतिहास का क्लास होगा। और इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच चल रहे हैं। और ऑनलाइन बैच में सबसे बड़ा फायदा जो बच्चों को मिलने वाला है, सीधे क्लास को लाइव किया जाएगा। तो जितने भी नीडी लोग हैं जो आने वाली टीजीटी पीजीटी, क्योंकि वैकेंसी 2025 की बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाली है, तो हम अभी से अपने आप को तैयार कर लें। तो उसके लिए अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी करा सकते हैं, क्योंकि जब हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे तो देखिए सिलेबस लेंदी होता है और कंपटीशन डे बाय डे जो है वो टफ होता जा रहा है। तो हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाके मेरिट में अपनी जगह हम बना लें। तो वैकेंसी डिक्लेयर होने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन। जो बच्चे दूर हैं वो ऑनलाइन एडमिशन ले लें, जो इलाहाबाद में ही है वो ऑफलाइन ले लें, क्योंकि दोनों ही क्लास का अपना अपना बेनिफिट है। तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया था? ए पुराना किला, बी आगरा का किला, सी इलाहाबाद का किला, डी लाहौर का किला। तो पिछले जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने डिटेल्स में पढ़ा था, हमने देखा था कि लाहौर का किला अकबर ने बनवाया, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, आगरा का किला अकबर ने बनवाया। लेकिन ये जो पुराना किला है, कहाँ का पुराना किला? दिल्ली का। दिल्ली में 2 किले हैं, बताया था हमने आपको। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया है? शेर शाह सूरी ने बनवाया है। ठीक है, शेर शाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया है। ये अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत नहीं है। बाकी तीनों इमारतों का निर्माण अकबर ने कराया है। और इनमें जो सबसे अंतिम इमारत जो अकबर ने बनवाई थी वो इलाहाबाद का किला था। इलाहाबाद ने अकबर ने अपने जीवन में अंतिम इमारत जो है वो इलाहाबाद के किले के रूप में बनवाई थी। यहाँ पर शायद पिक्चर दी हुई है, इसको आप देखिए। ये है दिल्ली का पुराना किला जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था, दिल्ली में है ये। ठीक है, दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ये है आगरा का किला, ये बनवाया अकबर ने। उसके बाद फिर ये लाहौर का किला बनवाया अकबर ने, पहले इसको बनवाया फिर लाहौर का किला बनवाया।
और उसके बाद सबसे अंत में जो है ये इलाहाबाद का किला बनवाया था। और ये इलाहाबाद का किला है, ये यमुना जी बह रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बोधि वृक्ष इसी के अंदर है। ये बड़ा ही सुंदर है। कभी अगर प्रयागराज आए स्नान करने तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। ये इनकी असली जो तस्वीर है, इमारत है, ये लाहौर पाकिस्तान में चला गया है अब। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो इनमें से ये वाली इमारत जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। बाकी तीनों इमारतें आगरा के किले, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला जो है ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने जो ये पुराना किला बनवाया है, इसमें उसने एक किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किला एक कोहना नामक जो मस्जिद है वो इसी पुराने किले के अंदर शेरशाह सूरी ने बनवाया है। किला एक कोहना, ठीक है। किला एक कोहना नामक इमारत इसी पुराने किले में बनवाई गई है। किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाई है। और यहीं पर शेरशाह सूरी ने जो है इसी मस्जिद के जो परिसर है, आंगन है, वहीं पर बनवाया है शेर मंडल। शेर मंडल नामक एक अष्टभुजाकार मंडप है और अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप है जो इसी किला एक कोहना परिसर में बनाया। ये सारे प्रश्न अलग से बन चुके हैं। शेर मंडल जो है अष्टभुजाकार एक 3 मंजिला, एक अष्टभुजाकार 3 मंजिला पिरामिड मंडप नुमा एक इमारत है जो कि इसी पुराने किले में दिल्ली में शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। तस्वीरें आपने देख ली हैं इमारत की। अगला प्रश्न है कथन 2, कथन ए को कथन कारण 2 से सम्मिलित करके बताइए कौन से सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है। यानी कि कथन 1 और 2 कथन और कारण के रूप में आपको पढ़ने हैं और बताना है कि क्या कारण में जो लिखा है वह कथन की व्याख्या करता है या नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है हम पीछे बता चुके हैं और आगे बताते रहेंगे। देखिए, केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि हम इनको जान लें और पढ़ लें। नॉलेज होने के साथ साथ अपनी नॉलेज को सही प्रकार से मैनेज कैसे किया जाए, कैसे हम अपना जो क्वेश्चन है उनको हल करने का जो तरीका है, सही मैनेजमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो वो पूरी स्ट्रेटजी हम साथ साथ आपको क्लास में बताते रहते हैं। यहाँ समय इतना नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस करा के आगे छोड़ देते हैं आपको। तो कथन में लिखा हुआ है अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण है यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में कराया था। हम कल बुलंद दरवाजे के बारे में पढ़ चुके थे, काफी इसमें हमने आपको बताया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर एक जो हमारा जो ये जो सेट है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। इसलिए आप पीछे जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वे पीछे के सेट को जरूर पढ़ लें। तो पीछे के सेट को पढ़ने के बाद आगे के जो क्वेश्चन है करंट में, इनके व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, आंसर समझ में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजे का फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर ने, बुलंद दरवाजा उसने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था, ना कि अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल गलत है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। ध्यान देना, निर्माण कार्य 1602 ईस्वी में शुरू कर दिया था, लेकिन इसको पूरा होने में 10 वर्ष लग गए थे, ठीक है। तो इसलिए फिर ये 10 वर्ष के बाद जो है आगे चल करके जो इसका निर्माण पूरा हुआ है उसके बाद अकबर ने फिर इसमें अपना बुलंद दरवाजा बना करके और फिर फतेहपुर सीकरी को ही अपनी राजधानी बनाया। तो आरंभ जो है 1602 ईस्वी से इसका शुरू हो गया था, इसलिए केवल ए सही है और आर गलत है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ये वाला जो कारण है ये एकदम गलत है यहाँ पर। और बुलंद ये दरवाजा जो है ये भारतीय और फारसी शैली का पूरा एक मिश्रण है। इसमें जो है आपका ये जो गेट है ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। इसके बारे में कल हम विस्तार से आपको बता चुके हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है। कौन सी इमारत है जिसको शान ए फतेहपुर भी कहते हैं। यानी कि फतेहपुर की तमाम जो फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं उनके बारे में कल बहुत विस्तार से मैंने तस्वीरों के साथ आपको दिखाया था, तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसको और अच्छे से समझने के लिए। उसमें सारी इमारतों को देख करके हमने समझा था
कौन कौन सी इमारतें हैं जो फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत आती हैं, कौन सी इमारतें हैं जो उसके अंतर्गत नहीं आती हैं, कल हम ये देख चुके हैं। तो इन्हीं में से कोई एक इमारत है जिसे फतेहपुर सीकरी की शान कहा जाता है, शान फतेहपुर। ठीक है, ए बुलंद दरवाजा, बी तुर्की सुल्ताना का महल, सी जामा मस्जिद और डी शहजादी अंबा का महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जामा मस्जिद। ये जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद के बारे में जो फर्ग्यूसन है, ये है शान फतेहपुर जामा मस्जिद। इस जामा मस्जिद के बारे में जो फर्ग्यूसन है वे क्या कहते हैं? फर्ग्यूसन कौन थे? फर्ग्यूसन कला और स्थापत्य के बहुत बड़े जानकार। तो उन्होंने बताया कि ये क्या है, ये पत्थर में रूमानी कथा इसको कहा है। ये प्रश्न कई बार आया है, पत्थर में रूमानी कथा, ये कथन किसके बारे में कहा गया है? ये कथन जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद के बारे में। जामा मस्जिद कई शहरों में, दिल्ली में है, बदायूं में, अलग अलग स्थानों पर है। तो अलग अलग जामा मस्जिद का निर्माण अलग अलग शासकों ने कराया है। ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है जो कि बेहद आलीशान है और इसकी शान शौकत के बारे में देख करके इसे शान फतेहपुर कहा गया है। और फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा है कि यह पत्थर में रूमानी कथा है। पत्थर में रूमानी कथा का मतलब क्या है कि इसमें जो इसकी जो रूह है वो जो है एक तरह से पत्थर में रूह को भर दिया है बनाने वाले ने, स्थापत्यकार ने पत्थर में रूह को, यानी कि जीवंत है। रूहानी का मतलब है यहां पर जीवंत, तो जीवंत होने की वजह से इसके लिए रूहानी शब्द इस्तेमाल किया है कि पत्थर को जीवंत कर दिया है कलाकार ने। ठीक है, ये प्रश्न कई बार से कई प्रकार से इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से आप जान लें। ठीक, आगे चलते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोती मस्जिद से दो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। एक है लाल किले की मोती मस्जिद, आगरा के किले की मोती मस्जिद, और एक है दिल्ली के किले की। ठीक है, तो ये दिल्ली का किला है, हम दोनों को एक साथ बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण और आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण अलग अलग शासकों ने कराया है। यहां पर क्या पूछा है? दिल्ली के लाल किले के अंदर तो अकबर ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया। अब इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। देखिए, ये जो मोती मस्जिद है ये संगमरमर से निर्मित इमारत है, इसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पूछा गया है कि दिल्ली में किसने बनाया? तो दिल्ली के किले की जो मोती मस्जिद है ये औरंगजेब ने बनवाई। बहुत ध्यान से समझ लेना, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। ये औरंगजेब ने बनवाई। और आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने कराया? शाहजहां ने कराया। ठीक है, ये शाहजहां ने कराया था। अब यहां पर दिल्ली का किला शाहजहां ने बनवाया है, दिल्ली का किला शाहजहां ने बनवाया, लेकिन दिल्ली के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। और आगरे का किला आप जानते ही हैं अकबर ने बनाया, लेकिन इसके अंदर जो कि ये मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पित्रादुरा शैली किससे संबंधित है? पित्रादुरा या पित्रादुरा भी इसको कहा जाता है, पित्रादुरा। पित्रादुरा शैली किससे संबंधित है? ए, यह दक्कन में प्रचलित एक वस्त्र डिजाइन था। बी, यह संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं, ऐसी एक शैली है। सी, यह मुगल विवाह की रस्मों के दौरान बजाए जाने वाले कई प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। डी, एक प्रकार की रंगीन तस्वीर है जो ईरान से मुगल दरबार में लाई गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रंगीन पत्थर से किया गया एक अलंकृत पैटर्न है। चलिए इसकी इमेज देख लेते हैं। यह है पित्रादुरा पैटर्न। जहां जहां पित्रादुरा पद्धति का प्रयोग पहली बार एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा के समीप बना हुआ है और ये जो है नूरजहां के पिता का मकबरा है, नूरजहां ने इसको बनवाया था। और इसी पित्रादुरा पद्धति का बड़ी मात्रा में प्रयोग बाद में ताजमहल में शाहजहां ने किया है। लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए पित्रादुरा पद्धति का पहला प्रयोग कहां हुआ है, किस इमारत में, तो वो क्या थी? वो एतमादुद्दौला का मकबरा जो नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये जो पूरा पत्थर है, तो पत्थर को काट काट करके ये जो
पहले तो ये सफेद संगमरमर है या सीमेंटेड दीवार है। तो सीमेंटेड दीवार या ये जो संगमरमर है इसको काट करके कुरेद करके पहले डिजाइन, जैसे ये बेल पत्र देख रहे हैं, पहले इनमें डिजाइन बनाई जाती है। फिर इनमें जो कीमती पत्थर, ये कलर नहीं है, ये कीमती पत्थर हैं जो कि उसी डिजाइन में काट काट करके इसमें भरे गए हैं। जैसे हम कोई डिजाइन बनाते हैं, तो जैसे हमने कोई डिजाइन बनाई, जैसे मान लीजिए हमने इस तरह की डिजाइन बनाई, ठीक है। अब इस तरह की डिजाइन बनाने के बाद हम इसको फिर क्या करते हैं, रंग से भरते हैं। लेकिन यहां पर क्या, ये कलर से नहीं भरा गया है, इसमें जो छोटे छोटे फूल बना करके इनको पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा गया है। तो बहुत ही बारीक और बड़ी ही मेहनत का काम है। इसी को पित्रा-दुरा, आप अगर ताजमहल देखे होंगे तो वहां पर देखे होंगे, इसीलिए ताजमहल की दीवारों को छूने से मना किया जाता है। पहले इस पर पाबंदी नहीं थी, तो ताजमहल से लोग उसको छू करके, कई लोगों को लगता था ये बहुत कीमती पत्थर है, तो उसमें से कुरेद कुरेद करके बहुत सारे पत्थर निकाल लिए गए हैं, तो खाली जगह छूट गई है, तो अब वहां पर उसको छूना मना है। आप दीवारों को, अंदर जो ताजमहल है उसकी दीवारों को टच नहीं कर सकते। तो उसमें आप देखेंगे कि अभी भी इस तरह से है, इसीलिए इनका कलर आज भी बरकरार है, क्योंकि ये रंग नहीं है, ये पत्थर है, रंगीन पत्थर है। तो रंगीन पत्थरों को काट करके उनको इसी संगमरमर या दीवारों में जड़ करके जो नक्काशी की जाती है, इसको पित्रा-दुरा पद्धति कहते हैं। और इसका पहला प्रयोग एतमादौला के मकबरे में और व्यापक रूप से प्रयोग जो है वो ताजमहल में किया गया है। और अन्य इमारतों में भी देखिए, छतों में भी इसका इस्तेमाल, बड़ा ही ये कठिन काम होता था। ये छतों में भी छोटे छोटे कीमती पत्थर जड़े गए हैं, ये देखिए तस्वीरों में जड़े गए हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। और ये मतलब लॉन्ग लास्टिक हुआ करते थे, लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे, क्योंकि इनमें कलर वलर नहीं थी जो ये फीके पड़ जाएं। तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा बी इसका, पित्रा-दुरा पद्धति के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेदशाला कहां नहीं बनवाई थी? वेदशाला यानी कि जंतर मंतर, ठीक है, जंतर मंतर कहां नहीं बनवाया था ये पूछा है। मतलब कहां कहां बनवाया था, इनमें से कोई एक जगह है जहां पर इन्होंने, राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेदशाला या जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था, उसका नाम हमको बताना है। ए उज्जैन में, बी वाराणसी में, सी मथुरा में, डी इलाहाबाद में। तो इन्होंने इलाहाबाद में कोई जंतर मंतर नहीं बनवाया है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि सवाई जयसिंह ने कहां कहां पर जंतर मंतर बनवाया है। तो इन्होंने कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर की स्थापना की है। ये 5 स्थान क्या है, एक तो यहीं 3 यहीं दिए हुए हैं, उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन में, बनारस में या वाराणसी में, मथुरा में, ठीक है। और इसके अलावा और कहां कराया है, वाराणसी में, मथुरा में। इसके अलावा इन्होंने इसका निर्माण जो है वो दिल्ली में कराया है, दिल्ली में सबसे पहले कराया था, ठीक है, इन्होंने दिल्ली में इसका निर्माण कराया है। इसके अलावा इन्होंने इसका निर्माण जो है बनारस में, फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 स्थानों पर जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस एवं उज्जैन। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस एवं उज्जैन, 5 स्थानों में इन्होंने वेदशाला या जंतर मंतर का निर्माण कराया है। यहां पर जंतर का मतलब होता है उपकरण, जंतर का मतलब होता है उपकरण, और मंत्र का मतलब होता है गणना, ठीक है। ये वेदशाला थी और ये एक प्रकार से उस समय जो इनका जो निर्माण कराया गया था, तो इनके लिए जो उपकरण थे वो कहां से मंगाए गए थे, पुर्तगाल से मंगाए गए थे। पुर्तगाल से सवाई जयसिंह ने इन उपकरणों को मंगा करके यहां पर निर्माण कराया था। बनारस की वेदशाला जो है ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी वेदशाला या सबसे छोटा जंतर मंतर किया गया है। और इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी वेदशाला है वो कहां पर है, जयपुर में। सबसे बड़ी जयपुर में है और सबसे छोटी बनारस में है। और ये जो जयपुर की वेदशाला है, इसी जयपुर की वेदशाला में इन्होंने सूर्य घड़ी जो है, सूर्य घड़ी स्थापित की है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, जो सूरज के जो चाल है, सूरज की जो किरणें हैं, उनके परिवर्तन के साथ इसमें समय परिवर्तन होता है। सूर्य घड़ी के रूप में इन्होंने अपने जयपुर के जंतर मंतर में इसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने कराई है। भारत के ये जो हम देखते हैं इतना जो तकनीकी विकास है, उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय
भी इस प्रकार के तकनीकी प्रयोग किए जाते थे, है ना, जितनी कम सुविधाएं थी उसके बावजूद। तो ये 5 स्थानों पर उज्जैन, बनारस, मथुरा, दिल्ली, जयपुर में जंतर मंतर या इन्होंने जो वेधशाला की स्थापना सवाई जयसिंह ने कराई थी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही कूट का चुनाव कीजिए। इनमें से कूट के आधार पर जो प्रश्न है, ये थोड़ा सा ऐसे प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न में 4 प्रश्नों के उत्तर आपको बताने पड़ते हैं। एक प्रकार से थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो गए आप। तो क्या बताना है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करने का, इसमें यहां पर जो है ये नगरों के नाम है या स्थान है, ये इनका निर्माण किसने कराया है ये आपको बताना है और उसी हिसाब से आपको कूट का चुनाव करना है। तो चलिए देखते हैं। फतेहपुर सीकरी के बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं, अकबर ने निर्माण कराया है। जौनपुर सिटी का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका चचेरा भाई था और मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खां। ठीक है, जौना खां इसका नाम था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा तो इसने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जो है जौनपुर की स्थापना की। बाद में ये शर्की साम्राज्य का केंद्र बना, है ना, काफी यहाँ का जो कला संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध था। आगरा सिटी की स्थापना किसने कराई है, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा सिटी की स्थापना कराई और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये जो जामा मस्जिद है बदायूं की, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया है। तो चलिए देखते सही कूट कौन सा है। ए को 3 से मिलाना है, ए को 3 से यहां से मिला दिया, बी को 4 से मिलाना है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया है, ये जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं। यहां पर बी कर लीजिए, यहां पर सी कर लीजिए, यहां पर डी कर लीजिए, ये तो ए है ही। तो इस प्रकार से इसको हम मिलाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। निर्माण के आधार पर ये इसका सही कूट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ये है तानसेन का मकबरा, बड़ा खूबसूरत है देखिए, लेकिन इसको देख करके आप ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ स्थित है, इसलिए हमें इसमें से देखना पड़ेगा कहाँ स्थित है। ए ग्वालियर में, बी शिवपुरी में, सी भोपाल में और डी आगरा में। तानसेन कौन थे, तानसेन के बारे में भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। तानसेन जो है ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, संगीत के महान जानकार थे और इनके जो गुरु थे हरिदास, तानसेन के संगीत में जो गुरु थे वे हरिदास थे और इन्हीं से इन्होंने जो गायन की एक विशेष शैली ध्रुपद गायन, जिसकी शुरुआत तानसेन ने की है, ध्रुपद गायन, तो वो इन्होंने हरिदास, अपने जो संगीत के गुरु थे हरिदास, इनसे सीखा था। और हरिदास जो है तत्कालीन समय में भक्ति आंदोलन के महान संत भी थे। ठीक है, और इनका समय अकबर के समय का था। तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था और तानसेन इनको उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो इन्हीं तानसेन की जब मृत्यु हुई तो पूछा गया है कि इनका मकबरा कहाँ बनवाया गया है, तो और ये इनका मकबरा है, सामने आपके हैं, तो इनका मकबरा बनवाया गया है ए ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में इनका मकबरा बनाया गया है और इनका जो जन्म है 1506 ईस्वी में हुआ था। तानसेन का जो जन्म है 1506 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कई रागों का संकलन किया जिसमें ध्रुपद बहुत महत्वपूर्ण है और अकबर ने इनको एक उपाधि और दी हुई थी, कंठाभरण वाणी विलास, बहुत महत्वपूर्ण है ये कंठाभरण। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, ये उपाधि थी जो अकबर ने दी थी। किसको दी थी, अकबर ने ये उपाधि तानसेन को दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। और वास्तविक नाम मैंने बताया रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था और इन्होंने जो है हिंदुस्तानी संगीत को बहुत आगे बढ़ाया है। जो इनको जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको ग्वालियर में दफनाया गया और इनकी बड़ी खूबसूरत ये जो है इमारत मस्जिद इनकी उसके याद के रूप में, मकबरे के रूप में बनाया गया। ठीक है, हालांकि हिंदू थे ये, लेकिन मकबरा शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया। आगे चलते हैं। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है।
जहांगीर या जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी औरंगाबाद, सी आगरा और डी लाहौर। ये है जहांगीरी महल और ये जिस स्थान पर स्थित था वहां का सबसे बड़ा आवासीय परिसर था। ये आवासीय परिसर था, इस पर शाही परिवार रहा करता था इस जहांगीरी महल में। तो हमें बताना है कि ये जहांगीरी महल जो है ये कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी औरंगाबाद, सी आगरा, डी लाहौर। तो ये आगरा के किले के अंदर स्थित है, आगरा में ये स्थित है। और इसका जो निर्माण है जहांगीरी महल का, ये अकबर ने कराया था। ठीक है, अकबर ने इसका निर्माण कराया था, जबकि जहांगीर इनका पुत्र था, जिसका मूल नाम, वास्तविक नाम बचपन का सलीम था। तो उसी के नाम पर इन्होंने, अकबर ने, ये एक आवासीय महल है और ये आगरा के किले का सबसे बड़ा आवासीय महल है। ठीक है, आगरा के किले में जितने भी आवासीय क्या होते हैं? जहां पर आवास के रूप में शाही परिवार, रॉयल फैमिली रहा करती थी। तो ये सबसे बड़ा आवासीय महल है और इसमें हिंदू और एशियाई वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है, आगरा में है ये। ठीक है, अकबर की जो इमारतें थी ना, उनमें खास बात ये थी कि उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर इमारतों में हम लाल बलुआ पत्थर देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? पीछे अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो ये व्याख्या में जरूर बताया गया होगा। द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? ए अनारकली का मकबरा, बी एतमाद दौला का मकबरा, सी रबिया उद दुर्रानी का मकबरा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, रबिया उद दौरानी का मकबरा। और इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। बीबी का मकबरा किसकी बीवी थी? ये औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब इकलौता ऐसा बादशाह था मुगल काल में जिसकी एक ही पत्नी थी। ठीक है, तो बीवी के मकबरे के, देखिए अब इनके जो पिता थे औरंगजेब, उनको शाहजहां ने, तो उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि औरंगजेब की मां मुमताज महल की याद में विश्व प्रसिद्ध इमारत बनवाई, ताजमहल। लेकिन जब औरंगजेब की पत्नी की मृत्यु हुई तो ये औरंगाबाद में, दक्षिण में औरंगाबाद महाराष्ट्र में अभियान पर था। तो जब इनको अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली तो फिर भाई कैसे पीछे रहने वाले थे, पिताजी ने बनवाया इतना सुंदर मकबरा, तो इन्होंने अपने पिताजी की नकल पर ही, यानी कि ताजमहल की नकल पर ही, दक्षिण में ही, जिसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, औरंगाबाद में ही बीवी का मकबरा या रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया। और इसे कई और नाम से जाना जाता है, जैसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी इसको कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल। फूहड़ शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें उतनी खूबसूरती नहीं, क्योंकि उतना पैसा इस पर खर्च नहीं किया गया था जितना कि ताजमहल में। तो इसे बीवी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल आदि नामों से जाना जाता है, जो कि औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे के नाम से और औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में ये बनाया गया है। ठीक है, कभी अगर दक्षिण भारत में जाइएगा तो इसको जरूर देखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा इसकी तस्वीर अगर आप देखना चाहें तो वो भी है हमारे पास। ये है द्वितीय ताजमहल। देखिए एकदम ताजमहल जैसा लुक है, लेकिन बहुत छोटा सा। ये देखिए बस इतना सी इमारत है, जैसे ताजमहल के सामने ये ताजमहल ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है उसी प्रकार से है। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, काफी मिलता जुलता है ताजमहल। ताजमहल का पूर्वगामी हम कल आपको बता चुके हैं। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को, जो कि दिल्ली में है। ये ताजमहल का पूर्वगामी नहीं है, क्योंकि ताजमहल के बाद ये बना है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के पहले बनवाया गया है, जो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं के लिए। लेकिन ये ताजमहल के बाद बना है। तो ये ताजमहल की नकल है, फूहड़ नकल है, या दूसरा ताजमहल है, या दक्षिण का ताजमहल, और वो ताजमहल का पूर्वगामी है। दोनों में अंतर है, उसको भी कल हमने इमेज में आपको दिखाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये एक तरफ मकबरे हैं और दूसरी तरफ स्थान है, तो कौन सा मकबरा किस स्थान पर है उसका यहां पर सुमेल करना है। एक ऐसा है जो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, पहला है अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। अब हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने जैसे कहा सबसे पहले इसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि अगर ये भूल गए तो क्वेश्चन गलत। मान लीजिए इसमें नहीं होता तो बताना पड़ता कौन सा सुमेलित है। अब पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो एक इसका है जो गलत है, बाकी सही है। तो चलिए देखते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, सही है। शाहदरा कहाँ है? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में। इसके अलावा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी सही है, फतेहपुर सीकरी। पीछे हम देख चुके थे फतेहपुर सीकरी की इमारत में शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा था। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है, ये इनका मकबरा अजमेर में नहीं है। फिर अजमेर की जो दरगाह है वो क्या है? वो जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अजमेर की जो दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनकी दरगाह है। ध्यान देना, ये सलीम चिश्ती हैं, ये मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो फिर ये शेख निजामुद्दीन का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है, ठीक है, पुरानी दिल्ली स्टेशन के पास में है ये, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के कूट वाले जो उत्तर होते हैं इनमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो सब इधर उधर हो जाता है। और ये जो निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है, ये निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती संप्रदाय से ही थे। जो सूफियों की चिश्ती संप्रदाय है उसी से संबंधित थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में पीछे हमने कई बार बताया आपको, गयासुद्दीन तुगलक के समय में ये थे। इन्होंने ये पहली बार कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, ये कथन इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही कहा गया, जिनका मकबरा दिल्ली में है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, आपने अगर बजरंगी भाईजान फिल्म देखी हो तो बजरंगी भाईजान में जो उसका एक कैरेक्टर था बच्ची का, मुन्नी, तो वो पाकिस्तान से अपने परिवार के साथ आती है, तो वो इसी दरगाह पर आती है। इस दरगाह की प्रसिद्धि को देख करके कि यहाँ पर मन्नत पूरी होती है, वो अपने फैमिली के साथ भारत में दिल्ली में आती है और वहीं पर ट्रेन से निकल करके गायब हो जाती है। तो ये वही शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा था जिसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये एक ऐतिहासिक और फिल्म से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो वहां पर था सही सुमेलित नहीं है और यहां पर है सही सुमेलित है, ठीक है। तो पहला है खुलदाबाद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। बी फतेहपुर सीकरी, एतमादौला का मकबरा। सी आगरा, औरंगजेब का मकबरा। डी दिल्ली, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। थोड़ा सा डेप्थ में शब्दों को बदल करके यहां पर प्रश्न दिया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहां पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है। देखो सही सुमेलित है ये बताना है, तो हम यहां पर देखते हैं कि इसमें केवल एक सही सुमेलित है, डी अब्दुल रहीम खान खाना का जो मकबरा है ये दिल्ली में है, बाकी सब गलत है। क्योंकि औरंगजेब का मकबरा आगरा में नहीं बल्कि औरंगाबाद में है, जहां पर इनकी पत्नी का मकबरा है ना औरंगाबाद में, तो उसी औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका मकबरा है, किसका? औरंगजेब का। और एतमादौला का मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं बल्कि कहां है? सिकंदरा में, ठीक है। सिकंदरा कहां है? आगरा के समीप ही है। हालांकि फतेहपुर सीकरी भी आगरा के समीप है, लेकिन दोनों में अंतर है, इसलिए यहां भी आपको ये देखना है कि थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाने से आपका गड़बड़ हो सकता है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये पीछे हम बता चुके हैं, ये कहां पर है? ये फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती से काफी ज्यादा प्रभावित था और इन्हीं की दरगाह पर वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करके जाता था, कामना करता था। तो इन्हीं की दुआओं से जो है जहांगीर का जन्म हुआ, इसीलिए शेख सलीम के नाम पर ही उसने जहांगीर का नाम जो है वो सलीम रखा था, बाद में उसे जहांगीर के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसमें केवल जो है कौन सा सही है? दिल्ली। अब्दुल रहीम खान खाना का जो मकबरा है ये दिल्ली में है, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलते हैं आगे। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और मुगल शासकों के मकबरे के स्थान से इसको सुमेलित कीजिए और कूट के आधार पर उत्तर चुनिए। ये मुगल शासक हैं, ये मकबरे का स्थान है, किसका मकबरा कहां है ये आपको बताना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सेट करना है दिल्ली, काबुल, लाहौर, सिकंदरा। तो एक एक करके हम सेट करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जहांगीर का मकबरा कहां पर है? जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में है। कहां पर है? लाहौर के शाहदरा में इसका है।
और हुमायूं का मकबरा क्या है, पीछे हम बता चुके हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि जिसका ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम कहते हैं एक व्याख्या अच्छे से सुन लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो है जो अकबर है, अकबर का कहाँ पर है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा जो है ये कहाँ पर है, ये है काबुल, सॉरी कौन बचा इसमें, बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में। ठीक है, तो बाबर का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है और जहांगीर का लाहौर के शाहदरा में स्थित है। इन लोगों के मकबरे बहुत महत्वपूर्ण है, ये मकबरे कई बार पूछे जाते हैं। और बाबर का जो मकबरा है इसे बागे बाबर के नाम से भी जाना जाता है। जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो इसको पहले आगरा में दफना दिया गया था, लेकिन इसकी इच्छा थी कि इसकी जो मकबरा है वो काबुल में बनाया जाए। तो इसकी इच्छा के अनुसार बाद में फिर इसकी अस्थियों को निकाल करके काबुल शिफ्ट किया गया। तो 2 बार इसका हुआ है, दफनाया गया, ये बाद में ऐसा हुआ है। ठीक है, और जो हुमायूं का मकबरा है ये चारबाग शैली में निर्मित महत्वपूर्ण मकबरा है। अकबर का मकबरा जो है वो आगरा के समीप सिकंदरा नामक स्थान पर बनाया गया है। और इस अकबर के मकबरे का निर्माण जो है जहांगीर इसके पुत्र ने करवाया था, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे पर शाहदरा बाग में स्थित है। और जहांगीर के मकबरे का निर्माण जो है इसकी पत्नी नूरजहां ने कराया था। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो ए किससे मिलता है, ए 2 से मिलता है। चलिए देख लेते, ए 2 से, इस प्रकार से थोड़ा इजी हो जाता है। केवल एक ही कूट है जो ए से 2 में मिला हुआ है और बाकी के अपने आप क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत टफ कूट बनाते हैं तो पूरा देखना पड़ता है अपने को। यहाँ पर आप देखेंगे इस हिसाब से ये ऑप्शन भी सही आंसर है। चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार, अब यहां से चित्रकारी शुरू हो गई, स्थापत्य के पूरे हो गए, चित्रकारी शुरू हो गई, फिर अगले उसमें हमारा साहित्य, अभी चित्रकारी का एक और चलेगा और फिर साहित्य शुरू हो जाएगा। देखो हम देखते हैं कि मुगल शासकों में जो शाहजहां था उसको स्थापत्य का बड़ा शौक था, यानी कि वो उसने स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली है। और महत्वपूर्ण मुगल कालीन इमारतों का निर्माण जो कि अपने ऐश्वर्य और वैभव में बहुत ज्यादा विश्व स्तरीय मानी जाती है, उनका निर्माण शाहजहां ने कराया। लेकिन जहांगीर को चित्रकारी में बहुत शौक था, लेकिन चित्रकारी को व्यवस्थित तरीके से शुरू कराने का काम अकबर कर चुका था। अकबर काल से चित्रकारी व्यवस्थित रूप से शुरू हो चुकी थी, लेकिन चित्रकारी का जो चरम काल है वो जहांगीर के समय में माना जाता है। ठीक है, तो यहां से जो ज्यादातर प्रश्न आए हैं वे चित्रकारों के नाम से आए हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा चित्रकार हुमायूं से संबंध नहीं है। हुमायूं के समय में चित्रकार भारत आए, उसके साथ आए थे, लेकिन चित्रकारी व्यवस्थित रूप से शुरू नहीं हुई थी। पर आपको बताना है इनमें से कौन सा चित्रकार है जो हुमायूं के काल से संबंधित नहीं है। ए मीर सैयद अली, बी मौलाना दोस्त मुसाबिर, सी मौलाना यूसुफ और डी बेहजाद। तो इसमें बेहजाद जो है ये हुमायूं के से संबंधित नहीं है। हुमायूं एक बहुत ही ये बेहजाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार था और ये हेरात का था। ठीक है, ये हेरात का था और इसे जो है पूर्व का राफेल भी कहा जाता था। हेरात को पूर्व का राफेल भी कहा जाता था। कई प्रकार ये प्रश्न आते हैं इस प्रकार से, पूर्व का राफेल कहा जाता था। और ये तैमूर के वंशजों के यहाँ चित्रकारी का काम किया करता था। ठीक है, बेहजाद जो है बाबर ने इसका उल्लेख किया है अपनी बाबरनामा में। बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है, इसी बाबरनामा में बाबर बेहजाद का उल्लेख करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बेहजाद है ये हुमायूं के समय में नहीं बल्कि बाबर के समय में इसका नाम पहली बार सामने आया था। ठीक है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? कारखाने का मतलब है स्थायी रूप से इसके लिए उन्होंने ऑफिस बनवाए, स्थायी रूप से इन्होंने जो तमाम स्टूडियो टाइप के, जिसको हम कह सकते हैं चित्रकारी के लिए अलग से व्यवस्था, अलग से विभाग इन्होंने स्थापित किया। तो वो शासक कौन था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो अकबर था। हालांकि जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरम पर थी, लेकिन अकबर ने व्यवस्थित रूप से चित्रकारी को शुरू करने के लिए इसके लिए एक व्यवस्थित पूरा प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें एक अलग से विभाग बना दिया था और उसी की निगरानी में पूरा ये चित्रकारी का काम होता था। ठीक है, और इसमें अकबर के समय में ही ना भित्ति चित्रकारी शुरू हुई थी। भित्ति का मतलब होता है दीवार, भित्ति दीवार को कहते हैं। तो भित्ति चित्रकारी
में दीवारों पर चित्र बनाने की जो परंपरा है, इससे पहले क्या थी, पांडुलिपियां बनती थी, जैसे किताबों पर कॉपियों पर चित्र बनते थे, लेकिन दीवारों पर भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में शुरू हुई। और जहांगीर के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण चित्रकारी शुरू हुई, इसमें जो पोर्ट्रेट बनाए गए यानी कि व्यक्तियों के चित्र बनाए गए। हालांकि व्यक्ति और जीवित पशु पक्षी इन सब के चित्र बनाना इस्लाम में वर्जित था, जिसे बाद में औरंगजेब ने बंद करा दिया था, लेकिन जहांगीर ने सबसे पहले व्यक्ति चित्र बनाने शुरू किए और भित्ति चित्र की शुरुआत अकबर ने कराया। और अकबर के समय से ही स्थायी रूप से चित्रकारी शुरू करने के लिए कारखाने या विभागों की स्थापना यहां पर की गई थी। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा और जान लेते हैं। अकबर के समय के जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, इनमें दसवंत, बसावन, महेशलाल, मुकुंद, सांवलदास और अब्दुल समद बहुत महत्वपूर्ण थे। और इन्हीं के शासनकाल में रज्मनामा नामक पांडुलिपि तैयार की गई थी। और रज्मनामा जो है वो महाभारत को चित्रों के रूप में दर्शाया गया था। आगे प्रश्न आएगा यहां से। रज्मनामा को ही मील का पत्थर, मुगल काल में चित्रकारी का मील का पत्थर कहा जाता है रज्मनामा को। ठीक है, और इस रज्मनामा में 1400 से अधिक चित्रों का संग्रह है। चित्रों के माध्यम से पूरी कलाकृति जो महाभारत की है वो इस रज्मनामा में अब्दुल समद के द्वारा इसको दिखाया गया है। ठीक है, आगे आएगा उसका पूरा एक पिक्चर भी आएगी, उसको भी हम देखेंगे। हाँ जी, पीछे वाला प्रश्न यहां रह गया। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे, ये आपको बताना है। अभी अभी मैंने नाम बताया, आपको शायद याद होगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण या दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, दसवंत और बसावन। ठीक है, और दसवंत और बसावन के अलावा अब्दुल समद, फारूक बेग, खुसरो कुली, जमशेद जैसे और भी विदेशी कलाकार जो है ये इनके दरबार में थे। और अकबर ने राज दरबारी चित्रकला की शुरुआत की, यानी कि अपने दरबार में चित्रकला को प्रश्रय देने के लिए इन चित्रकारों को अपने दरबार में ही दरबारी खर्चे, शाही खर्चे पर रखने की शुरुआत इन्होंने की है। ठीक है, महाभारत का रज्मनामा नाम से अकबर के समय में ही महाभारत का रज्मनामा नाम से पांडुलिपि तैयार की गई। और इस पांडुलिपि में चित्रों के माध्यम से पूरा महाभारत दर्शाने का प्रयास किया गया है। बिना कुछ पढ़े उन तस्वीरों के माध्यम से ही आप पूरा महाभारत जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अकबर था, अकबर ने अपने शासनकाल में दसवंत को अग्रणी चित्रकार घोषित किया था। सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार जो है, अग्रणी चित्रकार के रूप में दसवंत को अकबर ने घोषित किया था। और दसवंत ने तूतीनामा और खानदाने तैमूरिया नामक बहुत महत्वपूर्ण कृतियां चित्रित की हैं। तूतीनामा और खानदाने तैमूरिया नामक। लेकिन दसवंत के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए, दसवंत अपने अंतिम समय में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था। मानसिक रूप से, ये प्रश्न कई बार आया है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और इसी विक्षिप्तता के कारण इसने आत्महत्या कर ली। बहुत प्रश्न आया है ये, यानी कि इतना बेहतरीन जो है चित्रकार, आर्टिस्ट होने के बाद भी इसने आत्महत्या कर ली, है ना। ये बड़ा ही खतरनाक चीज होती है कि इतना बड़ा टैलेंट होने के बाद भी व्यक्ति कैसे जीवन से हार जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 हमारी स्क्रीन पर है। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ये जरी कलम की उपाधि जो है क्यों दी जाती थी? जो सर्वोत्तम चित्रकार होता था या उत्तम चित्रकारी के लिए चित्रकारों को ये उपाधि दी जाती है। और कभी कभी ये उपाधि साहित्यकारों को, कलम का मतलब ही है कि जो कलम या चित्रकारी या ब्रश आदि का जो जानकार होता है उसको इस प्रकार की उपाधि दी जाती। तो अकबर ने इनमें से किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? ए मोहम्मद हुसैन को, बी मुकम्मल खां को, सी अब्दुल समद को और डी मीर सैयद अली को। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। और मोहम्मद हुसैन जो है ये कश्मीर के रहने वाले थे। ठीक है, कश्मीर के चित्रकार थे। अकबर के समय में जो चित्रकारों की सूची है वो हमें कहां से मिलती है? आईने अकबरी से। जो आईने अकबरी है, इसी आईने अकबरी जिसकी रचना अबुल फजल ने की है, इस आईने अकबरी में अकबर कालीन 17 चित्रकारों के नाम मिलते हैं, जिनमें से एक ये मोहम्मद हुसैन भी हैं, जिनको अकबर ने जरी कलम की उपाधि थी, जो कश्मीर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के आदेश के अंतर्गत हमजनामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? यानी कि जो हमजनामा है इसकी चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न आपको बताना है। ए बेहजाद, बी मुल्ला दोस्त मुलाबिर, सी दसवंत और
सॉरी, ए बेहजाद और मुल्ला दोस्त मुलाबिर एक ही ऑप्शन में है, दूसरा है दसवंत और बसावन, तीसरा या सी है सैयद अली और अब्दुल समद, फोर्थ या डी ऑप्शन हमारा मनोहर और बिशन दास का है। तो इसमें किसने अकबर के कहने पर हमजनामा की चित्रकारी की थी? पीछे मैंने जो रजमनामा की बात की और यहाँ हमजनामा। रजमनामा जो है वो महाभारत की पांडुलिपि है या महाभारत कालीन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, लेकिन ये जो हमजनामा है ये लौकिक जीवन से आधारित है। लौकिक या दैनिक जीवन में जो भी हमारी जो घटनाएं होती हैं उनको दर्शाने वाले ये चित्र है, दोनों अलग अलग हैं। तो हमजनामा की रचना किसने की थी या हमजनामा की चित्रकारी किसने की थी, जो कि अकबर के आदेश पर की गई है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी, सैयद अली और अब्दुल समद। सैयद अली और अब्दुल समद ने हमजनामा की रचना या चित्रकारी की है। हमजनामा की तस्वीर भी यहाँ पर होगी, देखिए ये हमजनामा के चित्र है, बिल्कुल लौकिक दैनिक जीवन से चित्र है, न इनका धर्म से कोई संबंध है, न इतिहास की किसी घटना से कोई संबंध है, लौकिक जीवन से संबंधित ये चित्र है। ठीक है, अगले प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध मुगल चित्र जिसमें जहांगीर को सफाविद या सफवी राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया है, किस मुगल चित्रकार द्वारा यह तस्वीर बनाई गई है? तस्वीर आपके सामने है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जहांगीर के समय में ही पहली बार इस तरह से व्यक्तियों के चित्र बनाने की शुरुआत हुई है। भित्ति चित्र की शुरुआत अकबर के समय हुई है, लेकिन व्यक्तियों के चित्र पहली बार इसमें बनाए गए हैं। और इस्लाम में जीवित पशु या व्यक्तियों के चित्र बनाना इस्लाम के विरुद्ध माना जाता था, इसीलिए औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी। देखिए जीवित पशु भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये शायद बकरी है, ये शेर है, और ये इनके ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्लोब है दुनिया का, उसके ऊपर ये कौन है? ये शाह अब्बास हैं, सफवी राजा हैं, और ये है जहांगीर। और इन दोनों के मेल मिलाप से इन दोनों के बीच में जो वैदेशिक संबंध है वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी ही बारीकी से ये तस्वीर बनाई गई है, इसके बारे में अपने को बताना है कौन है वो चित्रकार जिसने इस तस्वीर को बनाया या इस तस्वीर की रचना की है। ठीक है, तो वो चित्रकार जो है वो है अबुल हसन। इनमें अबुल हसन जो है उसने ये चित्रकारी की है, और बहुत बेहतरीन चित्र ये माना जाता है मुगल कालीन चित्रकला में। ठीक है, और अबुल हसन जो है इसने ये जो तस्वीर बनाई है, इसके अलावा इसमें जो एक नाम और है ना, बिशन दास। जहांगीर, ये प्रश्न कई बार आता है, जहांगीर ने इस बिशन दास को फारस भेजा था। किस लिए भेजा था? जो फारस के शाह थे, फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने बिशन दास को फारस भेजा था, लेकिन ये वाला जो चित्र है ये अबुल हसन ने बनाया है। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी? जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किसे प्रदान की थी? ए अबुल हसन, बी फारूक बेग, सी बिशन दास, और डी आगा रजा खां। तो अबुल हसन इसका उत्तर है। अबुल हसन को ये उपाधि, ये जो सफवी के राजा के साथ जो तस्वीर बनाई थी, इसी से प्रसन्न होकर के ये तस्वीर इन्होंने इनको ये जो उपाधि है वो दी थी। अभी चित्रकारी से कुछ ही प्रश्न यहाँ पर आए हैं, जो हमारा अगला सेट होगा उसमें चित्रकारी से और भी ज्यादा प्रश्न होंगे, और महत्वपूर्ण जो चित्र हैं उनके जो चित्रकार हैं उनके नाम आपको बताए जाएंगे। और इसके अलावा उसी में हमारा साहित्य का क्रम भी शुरू हो जाएगा। मुगल काल से स्थापत्य, साहित्य और चित्रकारी, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा और इसको बार बार रिवीजन करिएगा। तो आज यहीं पर, थैंक यू।